ये सारे को लिख के बता दो। हाँ भाई लिख के बता दो भाई। 11th एनडीए। 11th एनडीए वही सारे तो लिख के बता दें एक बार, फिर हम स्टार्ट करें। निशांत, विनय, जैन बेटा वही सारी है। गुड मॉर्निंग जैन। चलो बढ़िया। तो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्या सिचुएशन हो रही है। देखो भाई क्लियर है। तो 42 स्टूडेंट तो आ गए हैं फिलहाल। ठीक क्लियर है। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में ये हो रहा है कि मोल कंसेप्ट आपका चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है मोल कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, साहिल सर करवा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया ना लास्ट वीक। फिलहाल मैं जो स्टार्ट करवाऊंगा वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग के बाद आगे देखेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो बेसिक एक पूरा चैप्टर बन जाता है। पीरियोडिक है, उसके बाद बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। देखो भाई नोट्स का क्या है कि एक कॉपी बना लो, उसको चाहे तो दो पार्ट्स कर लो। और वैसे भी नोट्स 11th-12th में इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपकी सिंगल कॉपी में तो क्या ही वो आना है, 2-3-4 कॉपियां तो लगेंगी उसके लिए। तो फिलहाल क्या करना है कि मेरी वाली कॉपी अलग ही बना लो, क्योंकि मेरे 5 चैप्टर तो हैं, और 5 चैप्टर हैं तो मेरी अलग ही कॉपी लगेगी। इससे आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। साहिल सर वाली कॉपी अलग ही लगेगी, क्योंकि वहां पूरे के पूरे वहां भी चैप्टर हैं। तो 5 चैप्टर तो अपने रहेंगे, 5 से 6 चैप्टर, तो ऑब्वियसली उसमें अलग ही कॉपी बनाना ज्यादा सही है ना। बाकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। नमन +1 एनडीए बेटा, सारे तो नहीं करवाऊंगा मैं। तो इससे हाँ डिवाइड हो जाएंगे ना, चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, आधे चैप्टर मेरे पास रहेंगे, आधे उनके पास रहेंगे। फिलहाल ये है कि जो अपने पुराने बच्चे हैं, है ना, पुराने इन द सेंस जो गुरुकुल में थे 10th क्लास में जेनेसिस के अंदर, उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद बॉन्डिंग वगैरह का थोड़ा बहुत उनको है, नॉलेज है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे, और वो भी उन्होंने बहुत बार पढ़ा हुआ है। मेंडलीफ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फिजिकल उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। ऑलरेडी अभी दिमाग में मुझे लगता है कंसेप्ट अभी हैं आपके, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप भूल गए हैं। तो थोड़ी आसानी भी रहेगी अगर हम वहां से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, नोट्स नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स का क्या है कि नोट्स आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा। यहां पे मैं समझाऊंगा कंसेप्ट जो भी है, वो मैं समझाऊंगा। डेफिनेशंस हैं जो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, वो आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। उसको आप जाके अपनी फेयर कॉपी में उसको लिख लो।
हाँ नोट्स बनाने हैं। अभी फिलहाल आप अपनी रफ कॉपी लेकर के बैठा करो, ठीक है। अभी आप जो पढ़ने बैठ रहे हो, क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी करना है, रफ कॉपी लेकर के बैठ जाओ। उसके बाद में जैसे क्लास खत्म होगी तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, जितना भी टॉपिक उसमें से कवर हो जाएगा उतना उतना आप अपनी कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। उतना उतना आप अपनी कॉपी में लिखते जाओगे, ठीक है। फिलहाल आपने यहाँ पे क्या करना है, समझ में आ गया सबको? यहाँ पे रफ कॉपी लेके आप बैठो, जो भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाऊंगा उसको सॉल्व करो, और पीडीएफ से बाद में आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से उस नोट्स को लिख लेना। पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार बता दो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, इतना क्लियर है? ये बताओ, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या करना है, क्या करना है, ये चीज समझ में आ गई है? अब देखो इसके अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हो, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल केमिस्ट्री, जिसमें मूल कंसेप्ट वगैरह पूरा आता है। सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है। थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आ जाती है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। इतना तो पता है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपने कवर की हुई है। ये अपना 11th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन कौन से चैप्टर आपके कवर करूंगा। पीरियोडिक, बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजें कवर होंगी। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे। इसकी एक तो पूरा कंटेंट है, कंटेंट की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंट्स करने वाले, ठीक है। मेन पॉइंट अभी आप रफ में नोट करते रहें, और बाकी चीजें आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। अर्ली डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 10th क्लास के जो चैप्टर है उससे लगभग मिलता जुलता है। कुछ एक चीजें, कुछ एक फॉर्मूले अलग है, बाकी जो बेसिक है मेरे ख्याल से 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब स्टार्ट अगर किया जाए तो बहुत सारे एलिमेंट है अपने पास, दुनिया भर के एलिमेंट है। आज की डेट में 18th सेंचुरी में अपने पास लिमिटेड नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स थे, तो उन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करना स्टार्ट किया कुछ साइंटिस्ट ने। और अगर हम बहुत पहले से जाएं तो डोबेरिनर क्लासिफिकेशन, डोबेरिनर ट्राइड से भी पहले यहां पर सबसे पहला अर्ली डेवलपमेंट में एक आता है प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, मेन चीजें मैं समझा दूंगा, बाकी डिटेल में हर एक एग्जांपल, हर एक डेफिनेशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगी। चाहे तो उसके फोटोकॉपी निकालो, चाहे उसको लिखो, फोटोकॉपी निकाल करके उसको बाइंडिंग कर लो, क्योंकि नोट्स वो आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बुक्स वगैरह में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी अपना पढ़ो, बुकलेट बनाओ, खत्म। प्राउस्ट हाइपोथेसिस है। प्राउस्ट हाइपोथेसिस में एक साइंटिस्ट प्राउस्ट अर्ली डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा चला नहीं उस टाइम पे, 10-12 कुछ एलिमेंट नोन थे। उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट बन रहे हैं दे आर द एग्रीगेशन ऑफ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, और उनके एग्रीगेशन मतलब उनको जोड़ जोड़ करके हम नए एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत कमी ये पूछा जाता है, कुछ खास इसमें है नहीं। 1H1 सबको पता है, प्रोटियम 1H1। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। याद आ रहा है कुछ? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 आइसोटॉप होते हैं। पहला प्रोटियम है, उसको लिया, और ट्राइटियम को ले लिया 1H3। 3 क्या है? मास है। 1 क्या है? नंबर है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है? आइसोटॉप, ठीक। तो आइसोटॉप तो क्लियर है। तो एग्रीगेशन होते हैं, एग्रीगेशन का मतलब 1H1 और 1H3, इसके आप 2 मॉलिक्यूल को मिला लो,
नीचे लिख लेता हूं प्रोटियम, और ये है भाई ट्राइटियम। प्रोटियम का एक आइसोटॉप, ट्राइटियम के दो आइसोटॉप। अब अगर इनके आप एटॉमिक मास निकालो तो 3 2 6 और एक 7, इधर आया 7। एटॉमिक नंबर 2 1 2 + 1 3, लिथियम। उन्होंने कहा इस तरीके से जुगाड़ करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेशन कर सकते हैं आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, जो कि प्राउस का हाइपोथेसिस था। ऑब्वियसली ये नहीं चला। ना चलने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि जो मास है वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, और पॉइंट्स में तो कोई आइसोटॉप के मास होते नहीं है। जो मास आएगा वो तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। बहुत सारे 35.5 क्लोरीन है, उसको कैसे आप जस्टिफाई कर दोगे। तो एक आधी एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे बनाया और वो भी चलते बने। ठीक है, प्राउस्ट हाइपोथेसिस एक बार रीडिंग कर लेना, बुक्स में अभी आपको बहुत कम मिलेगा, ये बहुत कम आपको बुक्स में मिलेगा। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, पता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ, अब भाई अलग अलग नाम आ रहे हैं, देखो रदरफोर्ड, डाल्टन, लेवोशियर, मोजले, हेनरी मोजले, लेवोशियर, लेवोशियर। ठीक है भाई, तो मोस्टली जो हैं बॉयज अपने बता रहे हैं कि लेवोशियर, तो सही है। लेवोशियर क्लासिफिकेशन बुक्स में शायद आपको कमी मिले, लेवोशियर क्लासिफिकेशन था। सेकंड इन्होंने ट्राई किया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इनको कहा जाता है लेवोशियर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इन्होंने ही दिया था। ठीक, तो लेवोशियर ने कहा कि क्यों ना जितने एलिमेंट अपने नोन है उनको मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में बदला जाए। तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। उन्होंने कहा भाई एक तो मेटल होगा एंड नॉन मेटल होगा। ठीक, लेवोशियर ने बताया कुछ ऐसे, मेटल और नॉन मेटल। तो सब कुछ सही चल रहा था, मेटल भी मिल रहे थे, नॉन मेटल भी मिल रहे थे। ठीक है, फिलहाल सब कुछ सही चल रहा था। डिमेरिट क्या हुई, डिमेरिट ये हो गई कि बीच में मिल गए मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड मिले और खत्म, क्लासिफिकेशन इसका भी खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मेटल बांटा, नॉन मेटल बांटा, और बीच में क्या मिल गया, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड, अब सबको पता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखते हैं, तो उसको आप कहाँ क्लासिफाई करोगे। अगर आपने एक मेटल बना दिया, एक नॉन मेटल बना दिया, तो मेटलॉइड को कहाँ रखोगे। तो गया ये भी। फिर दूसरा, स्पेशल टाइप के कुछ नोबल मेटल मिल गए। नोबल मेटल को याद करो, पढ़ा था कभी, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में नोबल मेटल्स पढ़े थे। रिएक्टिविटी सीरीज में एक बार यस ही कह दो, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है भाई, और देखो अपने अपने नाम से कनेक्ट करें। ठीक है, अपने अपने नाम से कनेक्ट करें, क्योंकि इतना देखो मेरे पास टाइम नहीं है मैं सबके नाम वाम चेक करूं। ठीक है, अपने अपने नाम से कनेक्ट करना। मेटलॉइड है नोबल मेटल, नोबल मेटल होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे प्लेटिनियम हो गया, जो बहुत कम रिएक्शन कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई डायरेक्ट अपना मॉडर्न पढ़ाया जाए, ये क्या पिछला जो है पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर आप कहोगे आपको डायरेक्टली जो है +2 में रखा जाए, 10th 12th 9th वाइंथ करने की क्या जरूरत थी, तो फिर तो आपको क्या समझ में आता, अभी ABCD भी लिख पाते। तो ऐसे ही जो अर्ली डेवलप, अब मैं डायरेक्ट मॉडर्न पे पहुंच जाऊं और कहूं कि ये ग्रुप है, ये पीरियड है और ऐसा ऐसा किया, तो कहां से डेवलप हुआ है, किसने सबसे पहले बताया कि हाँ भाई इसको पीरियड में भी कर सकते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं, या क्लासिफिकेशन किस तरीके से पीरियोडिसिटी बनती है, तब तो हम समझेंगे ना। अभी तो मैं इसको जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां पे इंपॉर्टेंस होगा वहां पे थोड़ा फोकस करूंगा। ठीक है, नोबल मेटल्स,
तो ये मिली, और जैसे मेटलॉइड मिला, नोबल मेटल्स मिले, तो ये क्लासिफिकेशन वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, तो ये लेवोशियर की क्लासिफिकेशन आई सेकंड। लेवोशियर के बाद थर्ड नंबर आ गया किसका? आप सबको पता ही है लेवोशियर, प्राउस्ट और लेवोशियर बहुत कम ही आपको बुक्स में मिलेंगे। थर्ड आ जाएगा जो सबने पढ़ा हुआ है, डोबेरिनर ट्राइड। अब यहां से कुछ ढंग की क्लासिफिकेशन निकलना स्टार्ट हो गई। डोबेरिनर ट्राइड से कुछ लॉजिकल चीजें निकलना स्टार्ट हो गई। इन्होंने क्या कहा, सबको पता है कि 3 एलिमेंट उन्होंने लिए। ट्राइड का मतलब कितना? ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट और सेकंड को जो उनका मास था उसका एवरेज किसके इक्वल आया? सेकंड के, यानी मिडिल एलिमेंट के इक्वल आया। मिडिल एलिमेंट के इक्वल आया। इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको सारी मिल जाएगी नोट्स के अंदर। हाँ बिल्कुल सही। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज था भाई, वो किस में आ गया? सेकंड एलिमेंट की इक्वल आ गया। कैसे याद रखा जाए? 3 आपके ट्राइड ऐसे हैं जो कि बिल्कुल याद होने ही होने चाहिए, एनडीए हो, आईआईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, पूछे जाते हैं। ठीक, कौन से हैं? लीना, लीना के, लीना के। अगर इसको इंग्लिश में ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? लीना के, लीना के कस्बे, कस्बे में सीबीआई का छापा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हुआ एक बार कि लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला ट्राइड। ट्राइड का मतलब 3 एलिमेंट। ठीक, मास इनके याद रखने पड़ेंगे 7, 23 और 39। क्या किया जाए? लिथियम प्लस पोटेशियम का मास डिवाइडेड बाई 2, एवरेज उनका निकाला गया। तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास 23 तो आ गया। ठीक, तो ये मिडिल एलिमेंट की इक्वल आ गया। ये आपका क्या बन गया? पहला ट्राइड बन गया, लीना के, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तीनों ट्राइड, इसके अलावा और भी ट्राइड हैं, बट ये तो याद रखने ही रखने। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कस्बे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, सीबीआई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बताइए क्या याद हो जाएगा? देखो क्लास में ही याद करने की कोशिश किया करो, क्या याद हो जाएगा? लीना कस्बे में सीबीआई का छापा। मोस्टली ये 3 ट्राइड पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम की बात करोगे तो। इसके अलावा और भी हैं, बट 3 तो ये एनसीईआरटी में लिखे ही लिखे हैं। ठीक है भाई, सही है। इनका भी एवरेज किया जाए। देखो एवरेज कोई जरूरी नहीं है कि एक्सैक्टली बिल्कुल सेम आ जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसका 40, इसका 88, 137, ठीक है, इतना ही है। ठीक है, एवरेज निकाला जाए तो 80 के आसपास ही आएगा वो। 81 आ रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल, मैंने बताया कि बिल्कुल सेम आ जाए, है ना? तो ये दूसरा। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का मास अपने को लेना पड़ेगा 35 पॉइंट, स्ट्रोंशियम तो 88 आ जाएगा। आयोडीन ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये। डोबेरिनर ट्राइड ऑलरेडी हमने, हाँ अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इसका आप निकालो 81
इसका कुछ 81 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ब्रोमीन वाले का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम वाले केस में 88.5 आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, ठीक। इन्होंने ऐसा कुछ किया तो भाई इससे पता लगा कि जो एक ट्राइड है उस ट्राइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर आती हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो बिल्कुल सही चल रहा था, है ना। ये तो ऑफिशियल उन्होंने दिया ही दिया, इतना तो आपने याद रखना है कि डोबेरिनर ट्राइड में ये चीज आ रही है, ठीक। इसके अलावा डोबेरिनर ट्राइड में कुछ ऐसे ट्राइड आए जिनका मास लगभग सेम था, मतलब एक दो का डिफरेंस आ रहा था, पर उनका मास लगभग तीनों का ही सेम था, उसमें एवरेज वाला नहीं था, तीनों का ही सेम था। तो उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं सेम एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट कुछ एटॉमिक मास सेम आ रहे थे। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल लगभग तीनों का मास बिल्कुल एक्सैक्ट तो नहीं आता बट आसपास आ जाता है। और रुथनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, ये कुछ ऐसे ट्राइड है। ये वाला जैसे एक ट्राइड बन जाएगा, फिर ये एक और ये वाला ट्राइड बन जाएगा, फिर एक ये वाला ट्राइड बन जाएगा। इनका अगर आप मास देखोगे तो लगभग लगभग सेम ही आएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, ये हम मेंडलीफ में भी देखते हैं। तो लगभग ये सेम एटॉमिक मास वाले कुछ आ रहे थे। बाकी सबके मास आपको पीडीएफ में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। सबके मास में पीडीएफ में लिख के आपको दूंगा। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल इस तरीके से ये लगभग सेम आ रहे थे। आयरन का लगभग कितना हो जाएगा, जैसे जो आयरन का आ जाता है लगभग 56, और इसका आ जाता है निकिल का 58.7, इसका आ जाता है 58.9, ठीक है। तो लगभग कुछ ये सिमिलर आ जाते हैं, तो ये भी डोबेरिनर का ट्राइड बन जाता है। अब इसके अलावा सेम एटॉमिक मास हुआ। अब यहां पे आनी स्टार्ट होगी प्रॉब्लम। डीमेरिट्स को अगर देखा जाए तो डोबेरिनर की कुछ डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स क्या थी कि जितने भी एलिमेंट थे एक तो उन सबको क्लासिफाई नहीं कर पाए, एक लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स को क्लासिफाई किया, बहुत कम एटम्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को। और फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अपने को पता है हेलोजन है, तीनों जहां भी रहते हैं साथ में रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब फ्लोरीन का है 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का कितना है 80। अब इनका इनका जो मास है ये ना तो ट्राइड है जिनका कि सिमिलर आ रहा है, और न ही ऐसे ट्राइड में आ रहे हैं जो कि एवरेज आ रहे हैं। मतलब ये एक डिमेरिट बन गई कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों साथ में रहते हैं बट इनका एक ट्राइड नहीं बन पा रहा है, इनका एक ट्राइड नहीं बन पा रहा है। ये तीनों की तीनों रहते साथ में हैं बट ट्राइड फॉलो नहीं करते। 19 और 35.5 और 80 कहीं से भी एवरेज आने की कोई चांस नहीं है, और ना ही तीनों का मास सेम है। तो ये एक डिमेरिट बन गई। बाकी डिमेरिट आपको पता ही है कि, है ना, ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो 88.5, हाँ एवरेज जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 80 आ जाए स्ट्रोंशियम वाले केस में। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया कि जो ट्राइड थे लगभग कुछ एक सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश की उन्होंने बट वो नहीं हो पाया, ठीक है, वो नहीं हो पाया। सेम एटॉमिक मास वाले भी आगे आएंगे, फिर डिमेरिट्स आ गई इसकी। अब डोबेरिनर के बाद अपने पास आगे आता है, ठीक है, डोबेरिनर के बाद अपने पास अगला कौन सा आएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सबने पढ़ा हुआ, ये आपको थोड़ा स्पीड में भी लग रहा होगा, स्पीड बिल्कुल, अच्छा ठीक है।
इसलिए है बिकॉज ये आपने 10th क्लास में अभी बिल्कुल पढ़ा हुआ है, अभी आप इसको पढ़ के हटे हो बिल्कुल 10th क्लास में। तो जो चीजें रिपीट हो रही हैं उसको थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं, बाकी जिन चीजों पे फोकस करना है उन पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है, जो नई चीजें होंगी। बाकी ऑलरेडी आप सबने 10th क्लास का ये कुछ अर्ली डेवलपमेंट्स पढ़े हुए हैं। इसके नोट्स मिल जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी नोट्स मिल जाएंगे, है ना, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही थी डोबेरिना ट्राइड में, ठीक है। कुछ उन्होंने लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा, एक ट्राइड, 3 ट्राइड ये बनाए, उसके बाद सेम एटॉमिक मास वाले बनाए, डिमेरिट ये आ गई, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 4th नंबर पे आ जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन सबकी मेरिट डिमेरिट, जो भी लिखने वाला जो भी काम है नोट्स में आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा, उसको आप चाहे फोटोकॉपी करवाओ चाहे लिखो, वो आपकी चॉइस है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट नोट्स बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, नोट्स एक सिस्टमैटिक तरीके से, अगर आप फोटोकॉपी भी करवा रहे हो तो उसको बाइंड करवा के सिस्टमैटिक तरीके से रखें। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव से कहीं ना कहीं 8 वाली फीलिंग आ रही है, कि ट्राइड से 3 वाली आ रही थी, ऑक्टेव से 8 वाली फीलिंग आ रही है। इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी होगी अगर हम when elements are arranged in एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया इन्होंने कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की तरह आई, when elements are arranged in atomic masses। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास में रखा गया तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की तरह आई। फिर उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से 1 to 8 देखा जाए, तो नोट सबको पता है, जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं, उन्होंने कहा सा रे गा मा पा धा नी, दोबारा से सा रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स उन्होंने बनाए। एक चीज ध्यान रखना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, ये सबको पता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, तो कोई भी नोबल गैसेस को यहां पे नहीं लेना है, ठीक। हाइड्रोजन वैसे ही कंट्रोवर्शियल है, तो हाइड्रोजन को भी अगर हम हटा दें तो अपने पास सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, लिथियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है भाई। ये होती है नोबल गैसेस, और ये नोबल गैसेस इस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थी, तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि नोबल गैसेस इस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थी, ठीक है। नोबल गैसेस इस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थी। याद करने का तरीका, हीना 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 और नीना, ठीक है, हीना नीना, हीना नीना, 2 फ्रेंड है, हीना नीना, और तीसरा कौन है उनके साथ, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का एक्सरे। अब एक्सरे उनका रंगीन आ रहा है, ठीक है, आता नहीं है बट उनका आ रहा है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। भाई इनको ऐड नहीं करना है किसके टाइम पे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाते समय, बिल्कुल ध्यान रखें। ये उनकी ड्रॉबैक भी बन जाती है कि अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में नोबल गैसेस ऐड हो गई तो पूरा का पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो एक मेन
ड्रॉबैक है। ठीक, अब इसमें लौट आओ। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 10वें नंबर पे नियोन, उसको भी नहीं रखना। 11वें पे सोडियम, 12वें पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 पे आर्गन, वो भी गया, 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम। यहां तक जाके आपने अपनी, यहां पर जाकर के आप रुक जाएंगे इतना। ठीक है भाई, यहां पर आप पोज लेंगे, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो भी क्लासिफिकेशन आई थी वो वैलिड नहीं थी। ठीक है, कैल्शियम के बाद जो भी क्लासिफिकेशन थी वो वैलिड नहीं थी। कैल्शियम का मास होता है 40। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड हुई। लाइटर मतलब हल्के एलिमेंट्स के लिए। इसका मास होता है 40, तो हल्के एलिमेंट्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल हुई। ठीक है, हल्के एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल हुआ। अब इन्होंने कहा कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी बननी चाहिए। फर्स्ट और 8th के जैसे। सबको पता है कि बोरोन के ग्रुप में एल्यूमिनियम आता है। यह सबसे सिंपल एग्जांपल लिथियम। अब लिथियम को अगर हम फर्स्ट मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th नंबर पे सोडियम आ गया, उसकी तरह सिमिलर। नाइट्रोजन को अगर फर्स्ट मान ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे फॉस्फोरस आ गया। तो उन्होंने कहा कि अगर म्यूजिकल नोट्स में लगाया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट की तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसको उन्होंने कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मेजर लिमिटेशन क्या थी कि अगर नोबल गैस ऐड कर ली जाए सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, नोबल गैसेस अगर ऐड कर ली जाए कहीं पर भी, अगर उसको ऐड करें तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइटर एलिमेंट्स तक के लिए ये एप्लीकेबल था। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर कोबाल्ट निकल भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं स्लॉट। बुक में एक वर्ड लिखा होगा स्लॉट, कि सेम स्लॉट में एलिमेंट्स को रखा हुआ था, इसको स्लॉट कहते हैं। ये अपना एक स्लॉट होता है, फिर ये अपना एक दूसरा स्लॉट होता है, फिर ये अपना एक तीसरा स्लॉट होता है। ये स्लॉट होते हैं। ठीक है, जहां पर एक एक एलिमेंट को रखा हुआ है। अगर आप सेम स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट को रख दो, जैसे कोबाल्ट निकल सेम स्लॉट के अंदर दो दो एलिमेंट रखे हुए थे, तो वो भी लिमिटेशन आ जाएगी। पहली लिमिटेशन कि सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए, ओनली अप टू कैल्शियम तक ही क्लासिफिकेशन चला। दूसरा, नोबल गैस को अगर ऐड कर लिया जाए तो क्लासिफिकेशन गया, खत्म हो गया। और तीसरा, अगर कोबाल्ट निकल सेम एलिमेंट को भी उन्होंने सेम स्लॉट में, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया। स्लॉट क्या होता है, इस तरीके से एक जो बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट को रखा हुआ है। ठीक, तो ये बताइए अब इसमें थोड़ी क्लियरिटी आई कि नहीं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो भी चीजें हैं जो एग्जाम में आपने बिल्कुल लिखनी है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। पीडीएफ को एक बार आप देख लेना, चाहे आप उसका प्रिंट निकाल लो, उसको पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो और बुकलेट बनाओ। बाकी आपको कहीं और इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये न्यूलैंड ने कुछ इस तरीके से कहा। हाँ मिल जाएंगे फुल चैप्टर के, तो फुल चैप्टर के क्या करोगे आज ही। जितना जितना पढ़ाया जाएगा उतने उतने आपको नोट्स डेली बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, पहला प्राउस हाइपोथेसिस, दूसरा लेवोशियर जो कि बहुत ज्यादा चले नहीं, तीसरा थोड़ा सिस्टमैटिक आया डोबेरिनर ट्राइड, चौथा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ट्राइड मतलब 3, ऑक्टेव मतलब 8। प्रिंट आउट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो।
उसको सिस्टमैटिक तरीके से बाइंड कर लेना, बाइंडिंग करके बढ़िया तरीके से आप उसको बना लो, वो काम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई ये अपने पास आया। अभी तक आपको लग रहा होगा यार ये 10th वाला ही कुछ चल रहा है, तो बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट लगभग कुछ 10th वाले चलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से थोड़े अच्छी चीजें आनी स्टार्ट होंगी, कुछ नई चीजें आनी स्टार्ट होंगी। अभी भी जो कुछ बच्चे नए हैं उनको, उन्होंने शायद ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जिनको मैंने 10th में ये पढ़ाया था उसको तो गारंटी है कि उनको सारा का सारा ये पता है। 4th के बाद 5th नंबर पे आ जाते हैं भाई। 5th नंबर पे, 5th नंबर पे आ गए लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व ये भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं चला। लोथर मेयर कर्व, कर्व का मतलब दिमाग में आ रहा है कोई ग्राफ बन रहा होगा। लोथर मेयर साइंटिस्ट का नाम, कर्व मतलब ग्राफ, कुछ ना कुछ एक ग्राफ बन रहा होगा। और ग्राफ का मतलब ये है कि वो ग्राफ यहाँ पर बना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, मतलब उनके जितने एलिमेंट थे उन्होंने सबके ग्राफ बना दिए, सबको ग्राफ में रख दिया। अब ऑब्वियसली आप उस ग्राफ को याद नहीं कर सकते, उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं बनेगी ग्राफ के अंदर। ठीक, देखा जाए इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से उन्होंने वॉल्यूम निकाल लिया। उन्होंने कहा एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, उन्होंने कहा एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इसके बेस पर एक ग्राफ बनाओ। और ग्राफ में से, ग्राफ जब बना तो ग्राफ कुछ बहुत ज्यादा कुछ भयंकर ग्राफ बन गया। इधर एटॉमिक वॉल्यूम रखा, इधर उन्होंने ए रख दिया एटॉमिक मास। ठीक, और जो ग्राफ बना तो कुछ इस तरीके से, मतलब उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ पीक्स वगैरह कुछ आई, इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स कुछ बने। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, चार चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। अब यहाँ पर ये फिर भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, अगर आप उसको इंटरनेट पे चेक करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक ग्राफ बनता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये देखने को मिल रहा है, चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इस ग्राफ में। फर्स्ट, कि जो टॉप पोजीशन है, जो ग्राफ की बिल्कुल टॉप पोजीशन है, बिल्कुल पीक वाली पोजीशन है ग्राफ की, कौन सी, ये वाली जो पीक वाली पोजीशंस है, ये जो है, ये जो पीक वाली पोजीशन है बिल्कुल हाई, उन्होंने कहा इन पीक वाली पोजीशंस में एल्कली मेटल्स को, ये एल्कली मेटल्स इनको ऑक्यूपाई कर रही है। जब उन्होंने ग्राफ बनाया, रीडिंग्स चेक की, उनको, उन्होंने देखा कि जो टॉप वाली पोजीशन है उनमें कौन सी है, एल्कली मेटल्स है। क्या एल्कली मेटल सबको पता है कौन कौन सी होती है? 10th में आपने पढ़ा हुआ एल्कली मेटल्स, द मेटल्स विच फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और बेसिक ऑक्साइड बना करके एल्कली, ऐसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया। उन्होंने कहा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, इस तरीके से ये कहाँ जा रहे हैं, टॉप पर जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि टॉप वाली पोजीशन तो ये है, एक बॉटम वाली पोजीशन है, ये वाली बॉटम, बिल्कुल नीचे। बॉटम वाली पोजीशन कौन सी है? अगर बॉटम पोजीशंस की बात की जाए तो बॉटम में कुछ भारी एलिमेंट हैं, कुछ हैवी एलिमेंट बॉटम में रखे हुए हैं, हैवी एलिमेंट्स कुछ रखे हुए हैं। और वो हैवी एलिमेंट्स कौन से हैं? जो डी ब्लॉक आपने, आप देखते हो ना पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक बीच में, वो एलिमेंट रखे हुए हैं, लाइक जिंक वगैरह हो गया, गोल्ड वगैरह हो गया, ये हैवी एलिमेंट नीचे रखे हुए। ठीक, टॉप पोजीशन एल्कली मेटल, बॉटम पोजीशन हैवी एलिमेंट्स। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर जाते हुए एलिमेंट है, मतलब ग्राफ में आप ऊपर जाओ,
इस वाले ग्राफ में ऊपर जाएंगे तो ये पोजीशन, इस वाले में ऊपर जाएंगे तो ये पोजीशन, इस वाले में ऊपर जाएंगे तो ये वाली पोजीशन, इसमें ऊपर जाओ तो ये वाली पोजीशन, इसमें ऊपर जाओ तो ये वाली पोजीशन। ऊपर वाली पोजीशन का मतलब है असेंडिंग पोजीशंस, ठीक है। ऊपर असेंडिंग पोजीशंस में किनको रखा गया, हेलोजेंस। हेलोजेंस सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको रखा गया ऊपर जाते हुए, ठीक। और चौथा और लास्ट डिसेंडिंग। उन्होंने कहा भाई डिसेंडिंग पोजीशन में किसको रखा गया है, क्या देखा उन्होंने, डिसेंडिंग पोजीशन कौन सी वाली हो जाएंगी, नीचे आते हुए, ग्राफ में नीचे आते हुए डिसेंडिंग पोजीशंस हो जाएंगी, ठीक है। ग्राफ में नीचे आते हुए डिसेंडिंग पोजीशंस हो जाएंगी। कौन कौन से डिसेंडिंग पोजीशंस हो जाएंगी, क्या ये वाली डिसेंडिंग पोजीशन हो जाएगी नीचे आते हुए, क्या ये वाली डिसेंडिंग हो जाएगी नीचे आते हुए, क्या ये वाली डिसेंडिंग हो जाएगी, ये वाली डिसेंडिंग हो जाएगी, ये वाली डिसेंडिंग हो जाएगी। जो कि नीचे आ रहे हैं, जो कि नीचे आ रहे हैं वो डिसेंडिंग हो जाएगी, ठीक। कभी कभी हो सकता है ग्राफ में इस तरीके की मार्किंग कर दी कि जो टॉप पर है वो कौन सी है, तो एल्कली मेटल्स हैं। डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे आ रही है, तो नीचे फिलहाल कौन सी आ रही थी, नीचे कौन सी आ रही थी, जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सबको। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये इस तरीके का ग्राफ उन्होंने बना के तैयार किया और बताया कि भाई 4 पोजीशन आ रही है, ठीक। ये उनका ग्राफ है कि 4 पोजीशन आ रही हैं, चारों पोजीशंस में उन्होंने 4 तरीके के एलिमेंट को देखा। सबसे ऊपर एल्कली, सबसे नीचे हैवी, ऊपर जाते हुए असेंडिंग हेलोजन, नीचे आते हुए डिसेंडिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऑब्वियसली डिमेरिट क्या थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर्व था, कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसकी नहीं हो सकती है, कोई उसको याद नहीं कर सकता है, बार बार ग्राफ को देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बताओ। यहां तक बताओ हर्षित। हाँ भाई, यहां तक बता दो कि क्लियर हो रहा है मामला कि नहीं। दीपक, हर्षित, मानशु, अभिषेक, आर्य, विनय, आशीष, निशांत, अभिराज, शिवांग। बेटा इतना क्लियर हो रहा है मामला, ये बता दो। है ना, सही चल रहा है, ठीक। तो ये कुछ अर्ली डेवलपमेंट थी। इसके बाद जो डेवलपमेंट आई लोथर मेयर के बाद, तो दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। अगला आया मेंडलीव और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये दो डेवलपमेंट हैं जो कि डीपली अपने ने स्टडी करने, मेंडलीव और दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये अगले दोनों आते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए अपने, 5 तो हो गए ना लोथर मेयर तक। तो कुछ इस तरीके से बात बनी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में
सबसे पहले प्राउस्ट हाइपोथेसिस पढ़ा। प्राउस्ट ने बताया कि जो भी आइसोटोप है उनको एग्रीगेट कर दो, मिला दो, मिलाने के बाद कुछ एलिमेंट बन रहे थे, और वो भी आइसोटोप किसके मिलाने हैं, वो चीज ध्यान रखना, आइसोटोप हाइड्रोजन के मिलाने हैं, ठीक है। फिर अगला लेवोशियर की क्लासिफिकेशन आई, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्होंने बताया मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करो, तब तक मेटलॉइड ढूंढे गए तो क्लासिफिकेशन उनकी भी खत्म। नोबल मेटल्स मिल गए, कुछ कॉइनेज मेटल मिल गए। कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, सबको पता है कॉइनेज, कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स होते हैं जिनके क्या बनाए जाते हैं, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है ना, कॉइनेज। कॉइनेज का मतलब क्या होगा, मेटल यूज टू मेक कॉइन्स, यस। कॉइनेज मेटल कॉइन्स बनाने के काम में आते हैं, और ये होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तीनों के फिलहाल कॉपर बनाए जाते हैं, तीनों के कॉइन्स बनाए जाते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। डोबेरिनर की क्लासिफिकेशन आई, उन्होंने ट्राइड दिया, ठीक है। लीना कस्बे में सीबीआई का छापा, बिल्कुल याद रखना है ये। अगला उन्होंने बताया कि कुछ सेम वाले भी हैं, इस ये भी खैर मेंडलीफ में रिवाइज हो जाएगा। आयरन, कोबार, निकिल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों साथ में रहते हैं, बिल्कुल साथ में घूमते हैं, बट इनका ट्राइड नहीं बना, ठीक है। तीनों साथ में घूमते हैं बट ट्राइड नहीं बना पाए। ना तो इनका सिमिलर एटॉमिक मास है, ना तो इनका मीन एटॉमिक मास है, तो कोई इनका ट्राइड नहीं है, तो डीमेरिट अब बन गया। लास्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब 8, ऑक्टेव से फीलिंग आ रही है 8 की, तो ऑक्टेव से फीलिंग आ रही है 8 की, ठीक है। तो 8 का मतलब क्या कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। कब तक ये एप्लीकेबल है, जब तक आप इसमें नोबल गैसेस को इंक्लूड ना करो। अगर आप नोबल गैसेस को इंक्लूड करोगे क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी, ठीक। लिमिटेशन क्या थी कि कोबाल्ट, निकिल, इस तरीके के एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट को भी रखा हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा लोथरमियर कर्व। लोथरमियर कर्व किस किस के बीच में बना हुआ था, पहला क्वेश्चन तो बनता है ये, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बना हुआ था। कर्व थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं बन पाई। कर्व थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी नहीं हुई। 4 पोजीशंस ये हमने तैयार कर ली, ठीक। चलो इतना क्लियर। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ, ये तो फिलहाल तो
अगला तो अपने ने मेंडलीव करना है। बन गया, फिलहाल तो आ गया। ऐसा कुछ है मेंडलीव का सीन। क्या ये बहुत ज्यादा ब्राइट आ रहा है? क्या ये बहुत ज्यादा ब्राइट है? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? या वाइट बैकग्राउंड है ना इसका? हाँ, क्योंकि इसका वाइट बैकग्राउंड है, ब्राइट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इसको हम दूसरी दूसरी तरीके की फाइल में निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक टाइम भी हो ही है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम अपना मेंडलीव स्टडी करेंगे। इनके नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे पीडीएफ में। बस आप नोट्स अच्छे से, या तो जिसको लिखने हैं नोट्स आप लिख लो, जिसको फोटोकॉपी करवाने हैं अच्छे से फोटोकॉपी करवाओ, बाइंड करते रहो उसको साथ में। ठीक है, पूरे कंप्लीट चैप्टर के मिल जाएंगे आपको। जितना जितना हम डेली करेंगे उतने उतने नोट्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, बाकी मेंडलीव से हाँ जितने जितने करवाए, जैसे आज लोथर मेयर तक हो गया है तो आपको लोथर मेयर तक के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक साथ ही उनकी फोटोकॉपी करवा लेना, है ना, प्रिंट निकाल लेना। जब कंप्लीट चैप्टर हो जाए फिर उसका प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ बेसिक ही अपना चल रहा है। इसके बाद मेंडलीव आएंगे, मेंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, 10:15 हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया। ठीक है, देखते हैं, एक साथ ही अगर भेजूंगा तो एक साथ ही भेज दूंगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। इसको इतना रिवाइज कर लेना अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, क्लियर।